नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बीकॉम का जो इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो है वो टॉपिक हम बात करेंगे, दैट इज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग यूनिट 4। तो यूनिट 4 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है यहाँ पे शुरुआत की जाती है, दैट इज एमर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू कहाँ से हुआ? जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुए शुरुआत में वो कहाँ से शुरू हुए वो मेंशन किया गया है। तो अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस लैंग्वेज है एंड कम्युनिकेट द एंटरप्राइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कोई भी कंपनी है उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। और दैट पोजीशंस ऑफ द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज है बाय यूजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एग्जिबिट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है और उसके जो एग्जिबिट यानी उसके जो रूल्स है वो एग्जिबिट कहते हैं उसको, वो जो उसके हिसाब से वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट्स यानी वो सही सही बनाया गया है वो देखा जाता है। लाइक एनी अदर लैंग्वेज, और किसी लैंग्वेज की तरह अकाउंटिंग हैज़ इट्स ओन रूल्स, उसके खुद के भी रूल्स है जो कि इसे कहते हैं बेसिक कन्वेंशन एंड रेगुलेशंस एंड कॉन्सेप्ट जो कि तैयार किए जाते हैं। तो ये जो होता है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? इट्स इन्वॉल्व द ओवर मैनी ईयर्स ऑफ एन प्रोडक्ट ऑफ द कलेक्टिव एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसिंग अकाउंटिंग, यानी जो प्रैक्टिसिंग अकाउंटिंग है उसकी वजह से यह यूज़ किया गया है। अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ? तो डिफरेंट कंपनीज यूज वाइड वेराइटीज ऑफ अकाउंटिंग, वो बहुत अलग अलग अकाउंटिंग मैथड्स यूज़ करती थी। और उससे क्या आता था कि सम ऑफ द स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ रूल्स से उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए जो कि प्रिंसिपल सी टू रिड्यूस, क्या करने के लिए? रिड्यूस द एलिमिनेशन ऑफ कन्फ्यूजन्स ऑफ द वेरिएशंस इन द मैथड्स, यानी अलग अलग मैथड्स यूज़ करेंगे तो कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे उसको कंपेयर कर पाएंगे, तो उसको निकालने के लिए उन्होंने एक क्या किया, एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए। सो सच अकाउंटिंग रूल्स शुड बी रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, यानी कि वो फ्लैक्सिबल होने चाहिए, यानी ज़रूरत के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो, गिवन इन द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस एंड एंटरप्राइज इन द लाइन विद द चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी बदलती हुई ज़रूरियात जो भी हमारी नीड्स है, बदलती हुई इकोनॉमिक एनवायरमेंटल है, सोशल नीड्स में जो चेंजेस आए, लीगल रिक्वायरमेंट्स चेंजेस आए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, उसके हिसाब से उसमें चेंजेस किए जा सके। तो इसके हिसाब से एज प्लेस द रिस्ट्रिक्शंस बिहेवियर एंड देयरफॉर देयर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द एक्सेप्टेड पार्टीज, और सब उसका स्वीकार करें, यानी एक्सेप्टेड पार्टीज जो भी है, जो भी कंपनीज है उसको स्वीकार है, इसके हिसाब से बनाया गया। सो इट डिस्क्राइब दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब किए गए। वैल्यूएशन ऑफ टेक्निक्स, किस तरह से उसका वैल्यूएशन किया जाएगा, मैथड्स ऑफ अप्लाइंग, किस तरह से उसकी मैथड्स अप्लाई की जाएगी, इन द प्रिपरेशन ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस तरह से बनाया जाएगा और किस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई। जैसे कि वो ट्रू यानी सही सही बनाया हुआ, और फेयर यानी कि योग्य, यानी एज पर रूल तो योग्य होगा, अरिथमेटिकली होता है वो ट्रू होता है, और रूल के हिसाब से होता है उसे फेयर कहते हैं। सो व्यू ऑफ द टाइमली एंड समय से तैयार हो जाए, और यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और सबको वो क्या करे, यूजफुल लगे, जो कि इन्वेस्टर्स है एंड द सर्टेन अदर पार्टीज जो उसका यूज़ करते हैं। अच्छा, बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ये क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है, इश्यूड बाय एक्सपर्ट्स अकाउंटिंग बॉडी, गवर्नमेंट and regulatory body, converting into aspect of the recognitions, measurement, treatment, professionals and the disclosure of accountings। यानी पहले तो उसको कन्वेंशन देते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ द रिकॉग्निशन यानी उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको पहचानेंगे कि किस तरह सा है। सेकेंड, उसका मेजरमेंट, किस तरह से उसको नापा जाएगा, किस तरह से मापा जाएगा वो दिखा जाएगा। क्या इसकी इफेक्ट होगी, यानी उसकी ट्रीटमेंट कैसी रहेगी, तो सभी लोग एक सी ट्रीटमेंट दे, इसके हिसाब से बनाया गया। देन प्रेजेंटेशन, किस तरह से उसको दिखाया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ये जो डेफिनेशन बताई गई थी ये यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, कंपेयर विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, सो क्या ऑब्लिगेशन है उसके, दैट द एवरी कंपनी अदर देन द कंपनीज विच आर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज AS, आर नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट। ओके, रूल 2015 आर एक्सेप्टेबल, यानी कोई भी कंपनी हो जो कि इंडिया के अंदर इंडिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है अंडर द कंपनीज एक्ट के तहत, उनको ये फॉलो करना पड़ेगा। एंड इट्स ऑडिटर्स दैट इज शैल कंपेयर विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और उसके जो ऑडिटर है उसको भी ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे।
ओके, इसको हम एएस कहते हैं। रजिस्टर्ड नेम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड एंड प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके हिसाब से आपके हिसाब तैयार होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट है स्पेसिफाइड एएस 125 7 9 एंड 29 फॉर द रिकमेंडेशन। शुरुआत के टाइम के अंदर गवर्नमेंट ने ये चार रूल थे, एएस 1 5 7 एंड 9 एंड 29, ये रिकमेंड किए थे बाय आईसीआई, जो जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि ऑडिट के लिए रूल अप्लाई करते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। फर्स्ट, टू स्टैंडर्डाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी। अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज थी, तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, यानी कि एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए था। दूसरा, नॉन कंपैरेबिलिटी, एलिमिनेट द नॉन कंपैरेबिलिटी, यानी कि किसी को भी कंपैरिजन करना है, दो कंपनी के, सपोज ए लिमिटेड आपके पास है, तो ए लिमिटेड के अकाउंट्स और बी लिमिटेड के अकाउंट्स है, तो बी लिमिटेड के इन दोनों को अगर कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करेंगे, अगर वो सही से एक जैसे नहीं बनाए तो ये कंपैरेबिलिटी, यानी कि आप उसको कंपेयर कर सको, इसके लिए कंपैरेबिलिटी बनाया गया है। एंड द पॉसिबल एक्सचेंज, यानी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सचेंज की तरह उसको यूज़ किया है। उसके ऊपर और चीज़ बनाएगी, रिलायबल। जो भी बुक कंपनी ने अकाउंट्स दिया है, या वो अकाउंट्स में प्रॉफिट मेंशन किया है या फिर लॉस मेंशन किया है, तो क्या मेंशन किया है, प्रॉफिट या है लॉस, जो भी दिया गया है, तो वो प्रॉफिट लॉस आपको बताने पड़ेंगे कि वो प्रॉफिट दिया है या फिर लॉस दिया है, वो सही से लिया गया है नहीं लिया गया। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। टू हेल्प द अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, वो जो स्टैंडर्ड्स है उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने के लिए बनाया गया। इससे फ़ायदा क्या होगा, सो रिड्यूस द एलिमिनेशंस ऑफ कन्फ्यूजिंग, यहाँ पे कन्फ्यूजन कम होगा, और यूज टू बी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से प्रिपेयर कर पाएंगे। डिस्क्लोजर बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट बाय लॉ, यानी जो भी लॉ में मेंशन किया गया है वो लॉ के हिसाब से आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेट द फैसिलिटिंग कंपैरिजन, आप उसको कंपेयर भी कर पाओगे, जो कि अलग अलग डिफरेंट कंपनीज के जो अकाउंट्स उसको आप कंपैरिजन कर पाओगे। एंड लास्ट, दैट इज यूनिफॉर्मिलिटी अकाउंट, सबके अकाउंट्स एक जैसे लिखेंगे, दैट इज एन आइडेंटिकल, यानी कि एक समान होते हैं जो ट्रांजेक्शन, वो एक जैसे लिखे जाएंगे। अच्छा, ग्लोबल लेवल के ऊपर बात करते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या था, तो जैसे जैसे इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन बढ़ता गया बिजनेस में अक्रॉस द बॉर्डर, यानी अलग अलग देशों के अंदर बिजनेस बढ़ता गया, कैपिटल हैज़ बिकम द इंक्रीजिबली कॉमन, अगर बिजनेस बढ़ेगा तो ज़्यादा पैसा भी लगाना पड़ेगा। तो सेवरल इंडियन कंपनीज हैव रेज देयर कैपिटल, उन्होंने अपना पैसा लगाया एंड अब्रॉड इशू किया, यानी कि इशूइंग इंस्ट्रूमेंट लाइक द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्टेंट, दैट इज एडीआर, यानी वहाँ पे पैसा लगाया और एडीआर के हिसाब से काम किया। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो मिली थी उसके हिसाब से फॉरेन कंट्रीज में अलग अलग कंपनीज के करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वगैरह उसको यूज़ किया। इंडियन कंपनीज हैव सेट अप देन एक्वायर्ड द बिजनेस ओवरसीज, यानी विदेश के अंदर भी उन्होंने अपने झंडे लहराए, वहाँ पे भी अपना काम बढ़ाया। एंड द कंपनीज हैव देयर प्रेजेंस इन द इंडिया थ्रू द सब्सिडरीज बाय द जॉइंट वेंचर, यानी इंडिया में बहुत सारी कंपनीज जो आई उनके साथ जॉइंट वेंचर करके काम भी किया। In globalization environment, the Indian accounting standard must have harmonized with the international accounting standards. उन्होंने इसके साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ हार्मोनाइज भी किया, नहीं उसके साथ मिलकर काम किया। किस तरह से काम किया देखते हैं। सो इंडिया में जो होता है वो इसे कहते हैं इंडियन IAS, दैट इज IAS, जिसे कहते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फॉरेन में होता है IFRS, और US गवर्नमेंट में है GAAP, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप जो था इज एन कलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस, एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स, ये सब चीज़ के अंदर थी जो कि US बेस्ड थी। ओके, सो दिस सोर्सेज ऑफ इंडियन GAP इंक्लूड्स एन कंपनीज एक्ट 2013, वही GAP का जो रूल था वो 2013 के अंदर अप्लाई किया गया, जिसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए। ICAI था, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI प्रोनाउंसमेंट्स, यानी वो अलग अलग टाइम के मैनर के हिसाब से जब भी ज़रूरत पड़ी उसके अंदर चेंजेस करते गए और उसके अंदर परिवर्तन करते गए। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई दैट द एक्सेप्टेंस मैथड्स मस्ट बी वाइडली एरी द अकाउंटिंग चॉइस बाय द गैप, यानी वो जो चॉइसेस दिए गए थे उसके हिसाब से वो बनाए गए। अच्छा, अब बात करते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे कहते हैं इंडियन AS। So global financial crisis in 2008 highlighted the needs of strengthening the international finance regulatory, कि जो
2008 में जो हुआ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, उसके उसके वजह से ज़रूरत पड़ी कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक स्ट्रेंथ बनाई जाए, एक मजबूत से बनाया जाए। तो सितंबर 2009 में क्या हुआ, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, दैट इज G20 जिसे कहते हैं, विच इंक्लूड इन इंडिया, कॉल्ड एज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडीज टू वर्क ऑन द सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उन्होंने G20 के अंदर क्या किया, एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडी बनाई जो कि हाई क्वालिटी थी और वो इंडियन अकाउंटिंग यानी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर काम करेगी, एंड कंप्लीट देयर कवरेज ऑफ द प्रोजेक्ट बाय द जून 2011, और जून 2011 तक पूरे के पूरे सारे के सारे स्टैंडर्ड्स बना के रेडी करेगी। फरवरी 2011 में क्या हुआ, in February 2011, the Ministry of Corporate Affairs, that is MCA, notified the coverage standards known as an Indian Accounting Standards, जिसे हम इंडियन AS कहते हैं। उन्होंने जून 2011 के अंदर ये सारा स्टैंडर्ड्स बना के रेडी कर दिया। जो MCA यहाँ पे बताया गया, that is MCA proposed an implementation their phases and beginning from the 1st April 2011. ओके, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट भी किया और बिगिनिंग यानी शुरुआत 1 अप्रैल 2011 से अब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। हावेवर द गवर्नमेंट नेवर अनाउंस द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट ने नहीं बताया था कि भी हम कब से इम्प्लीमेंट इसको करना है। मीनवाइल ऐसे ही टाइम में दैट सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑफ IFRS, जो इंटरनेशनल फाइनेंस जो थे स्टैंडर्ड्स, उसके अंदर चेंजेस किए गए। एज ए रिजल्ट द स्टैंडर्ड बिकम आउटडेटेड, यानी जो हमारे जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे वो आउटडेटेड हो गए। यूनियन बजट 2014 के अंदर गवर्नमेंट ने अपने पार्लियामेंट के अंदर क्या किया, उसको बताया गया 10 जुलाई 2014 को, और फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ फेल्ट दैन अर्जेंट नीड्स ऑफ कवरेज ऑफ द करंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उनको लगा कि भी यहाँ पे इंडिया के अंदर खुद के अलग से बनाने पड़ेंगे रूल्स, जो कि IFRS के अंदर जो चेंजेस आए उसके हिसाब से यहाँ पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS जो था, उसने अडॉप्ट किया न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और फ्रॉम द 15 यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 15-16 उसको वॉलेंटरी रखा गया, यानी जिसको अप्लाई करना है कर सकता है, नहीं करना है कोई बात नहीं। लेकिन 2016-17 को इसको मैंडेटरी यानी कंपलसरी कर दिया कि उनको ये नए जो ये स्टैंडर्ड्स है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। February 16, 2015 को और एंड March 30, 2016 को MCA ने भी नोटिफाइड कर दिया कि AX जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 उसको कंप्लाइ विद द AS फॉर द फाइनेंशियल, यानी कंपनीज कुड ऑप्ट, यानी उसको सिलेक्ट कर सकती है मल्टीनेशनल कंपनीज भी, एंड फॉर अकाउंटिंग पीरियड्स बिगिनिंग फ्रॉम द 1st April 2015. Okay, all listed companies of the some unlisted companies were need to be compelled in Indian accounting standards for the accounting period beginning or after for 1st April 2016. 1 अप्रैल 2016 से सारी कंपनीज को ये अप्लाई करना कंपलसरी हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो RBI था उन्होंने भी बता दिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI था, हैव डायरेक्टेड बैंक्स, उन्होंने भी बैंक्स को आदेश दे दिए गए। ओके, इंश्योरेंस कंपनी जो थी उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए बोला गया। सो 1st April 2021 वहाँ से शुरू हो जाएगा। एंड ब्रीफ द एप्लीकेबल्स ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज फॉलोस। पहले फेज के अंदर क्या हुआ, एनी कंपनी, कोई भी कंपनी हो जो कि 1st April 2016 के बाद है, ओके, विथ इफेक्ट फ्रॉम, ये से कहते हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2016, NBFC जिसे कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और उसको लिए बना गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2018। फिर था लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज जो थी, पजेस द लिस्टिंग ऑफ द इंडिया में इसका लिस्टिंग किया गया या फॉरेन में लिस्टिंग किया गया है, उसका जो जिसका भी नेट वर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है उनको ये फेज़ 1 में कंपल्सन कर दिया कि उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। सेकेंड फेज़ में क्या किया, जो अनलिस्टेड कंपनीज थी, NBFC थी, ओके, बट लेस देन 500 करोड़ की थी, ओके, उनको भी कंपल्सन कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2019, ओके, यहाँ पे मेंशन कर दिया। और नेट वर्थ 250 करोड़ और मोर, 250 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 500 करोड़ से कम है, उनके लिए भी अप्लाई कर दिया कि अनलिस्टेड कंपनीज को अप्रैल कर दिया 1st April 2017 से, और NBFC को कंपलसरी कर दिया, दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो 500 करोड़ से कम है लेकिन 250 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए भी बना दिया गया फेज़ 2 में।
सो अदर कंपनीज, बाकी भी जो कंपनी थी एनबीएफसी इज नॉट कवर्ड इन फेज वन, ओके, जो कि उसको नहीं कवर किया था उसको भी लिस्टेड कर दिया. अदर कंपनीज लिस्टेड ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, दैट इज एसएमई कहते हैं, एक्सचेंज ऑल कवर्ड एंड नॉट वर्थ क्राइटेरिया. यहाँ पे कोई नेट क्राइटेरिया नहीं बताया कि भी 250 करोड़ 200 करोड़, कुछ नहीं, सबके लिए कंपलसरी कर दिया. इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी कवर कर दिया, जिसको नेट वर्थ उसको बताया कि नो क्राइटेरिया फॉर द नेट वर्थ. कितना भी बिजनेस करे, 1 रुपये का भी बिजनेस करे, अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो 1 अप्रैल 2021 से उनको भी बता दिया कि भी आपको भी कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे. अच्छा, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो क्या है? सो MCA's notification that Indian accounting standards contain some कर्व्स आउट्स, यानी कि थोड़ा बहुत बाहर, यानी कि थोड़े एक लिमिट के बाहर का है फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. सो कन्वर्जेंस यानी उसको रूपांतर करने पड़ेंगे, एनेबल्स टू इंडियन अथॉरिटीज टू कर्व्ड आउट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ IFRS. सो IFRS की एक्सपेक्टेशंस के उसके बाहर, जो उसके कर्व के बाहर का है, उसको मंजूरी देनी पड़ेगी. एंड दे हैव अप्लाइड इन इंडिया, उसको इंडिया में अप्लाई करना पड़ेगा. ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एडॉप्शन रूल अप्लाई किया गया, वुड बी रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द IFRS विदाउट चेंजेस. यानी IFRS के अंदर जो भी रूल बनाए गए थे वो सारे के सारे रूल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अप्लाई कर दिए जाएंगे. ओके, जो कि पहले हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर वो चीज़ नहीं थी, उसकी कवर के बाहर थी. गवर्नमेंट इंसर्टेड टू फॉलो IFRS, गवर्नमेंट भी बता दिया कि भी हम उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन करेंगे. एज ए रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हुए बाय इंडियन AS विल नॉट बी IFRS कंप्लायंस एंड दिट विल लीड टू सम प्रॉब्लम्स. यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से ही हमारा काम हुआ, IFRS को उन्होंने क्या कर दिया, नॉट एबल, यानी उनको अप्लाई नहीं किया. इसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो गई और कंपेलिंग विद द IFRS फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स. उसके बाद हुआ कि कवरेजेंस ऑफ IFRS इज लाइकली टू बी ब्रिंग अबाउट द मेजर चेंजेस. उनको IFRS जो थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे, उसमें मेजर चेंजेस करनी पड़ेगी इन इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो IFRS एज फॉलोज देयर फेयर वैल्यू मेजरमेंट ऑफ बेसिस, उन्होंने फेयर वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन किया, वेयर एज द इंडियन स्टैंडर्ड्स हैव लीगली फॉलोड हिस्टोरिकल कॉस्ट. इसके हिसाब से हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से इंडिया के अंदर डेटा रखा जाएगा. Indian companies may face a significant problems in their transactions with the IFRS because absence of active market of the some assets in India, है ना. तो एक्टिव मार्केट्स अवेलेबल नहीं था कि सम ऑफ द असेट्स, कितनी बहुत सारी असेट्स ऐसी थी जिसका एक्टिव मार्केट इंडिया में नहीं था. कंपनीज मस्ट बी इम्प्रूव दैट डॉक्यूमेंटेशंस और मैनेजमेंट के डिसीजंस को भी चेंज करना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंटेशन को भी चेंज करना पड़ेगा, उसके वो इसके हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जजमेंट के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा. अच्छा, अब बात करते हैं जो इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है और US का जो गैप है उसके बारे में. तो इन US द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज FASB, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, इश्यू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. US के अंदर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता था, जो से कहते हैं US गैप. IFRS एंड US गैप are the two accounting systems, वो अलग अलग accounting systems है, completing for international acceptance, जो दोनों को हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मान्यता मिली हुई है. that differ in the terms of the amount of details. कई जगहों पे जगह ऐसी है जहाँ पे IFRS और US गैप दोनों डिफरेंट पड़ते हैं. and quality of applications and acceptance across the nations. GAP is more detailed in the throughout the applied for more consistency. जो गैप की बात करते हैं, US गैप की बात करते हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल में दिया गया है और मोर कंसिस्टेंसी, उसके अंदर सातत्य है, यानी कि उसको फॉलो करते हैं, एवरी टाइम आप फॉलो कर सकते हो. IFRS की बात करें, इट्स अ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस, जबकि IFRS ऐसा था कि जिसको दुनिया के सारे देश उसको मानते थे. सो यहाँ पे सिमिलर में मैनी एरियाज IFRS और US दोनों कहीं जगह पे कॉमन थे, बट दे डिफरेंट इन द सिग्निफिकेंटली इन अदर्स. लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे भी थी जहाँ पे दोनों बहुत अलग थे. सो अच्छी बात ये हो गई, दैट इज़ एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से बोर्ड IASB एंड द FASB आर वर्किंग टूवर्ड्स, दोनों साथ में काम करेंगे एंड कवरेज ऑफ द स्टैंडर्ड्स. इन 2007 द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, दैट इज SEC जो हुआ, और यूनाइटेड स्टेट एग्री ऑन द नॉन US compliance raised the capital of the US
एज फॉलोड IFRS। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स इसके लिए एग्री हो गया कि जो नॉन US कंपनीज है वो अपना पैसा बढ़ा सकती है और IFRS को फॉलो कर सकती है। It's an US GAAP that is common set of accounting standards are around the world will be reduced the accounting and auditing cost। इसकी कॉस्ट यानी कि खर्चा कम हो जाएगा एंड द बिजनेस मेक द इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपटीशन इजीली, और इंटरनेशनल कंपटीशन भी हो जाएगा। IFRS जो था वो मैंडेटरी था यूरोपियन यूनियन में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड द मेजर अदर कंट्रीज में। यहाँ पे IFRS को मैंडेटरी यानी कंपलसरी था। अच्छा, बात करते हैं प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स। प्लेस ग्रेटर रिलायंस ऑन द ग्रेटर रिलायंस यानी इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास किया जाता था एंड सब्सटेंस लेड डाउन बाय बोर्ड प्रिंसिपल्स। बोर्ड ने जो भी रूल बनाए थे उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास किया जाता था। द गवर्न दैम अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोज रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट की जरूरत है। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो रूल बेस्ड स्टैंडर्ड्स इज प्रिस्क्राइब डिटेल कंडीशंस। जो रूल बेस्ड था उसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल्स बताई गई थी एंड स्टिपुलेशंस एंड द प्लस ग्रेटर रिलायंस, उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास किया जाता था ऑन द ब्राइट लाइन्स। इंडस्ट्रियल स्पेसिफाइड गाइडलाइन बनाई गई थी, एक्सेप्शंस उसके अपवाद भी बनाए गए थे। एज द कमेंसमेंट पुट इट, यानी commentator put it, it will tell you the child to be at home and the reasonable are you are using the principle based guideline। if you tell you your child to be the to be at home, यानी अगर बच्चा घर पे रहता है तो रीजनेबल आवर्स के अंदर, यानी यू आर यूजिंग द प्रिंसिपल्स, यानी घर पे बैठ के आप उसका काम भी कर सकते हो, यानी उसके हिसाब से काम कर सकते हो। इस तरह की एक इलस्ट्रेशन बनाया गया था। बट यू टेल योर चाइल्ड दैट द होम बाय द 11 PM and then provide for the 15 different contingencies that might justify the different time, and you are using the rule based guideline। Many consider the US GAAP to be the rule based and the IFRS principle are the principle based। यहाँ पे बताया गया कि आपने उसको बता दिया कि बच्चा घर पे है तो उससे रिजनेबल आवर के अंदर आपने बता दिया कि आपको 11 बजे के टाइम के अंदर काम करना होगा। दैट टेल योर चाइल्ड टू बी द होम बाय 11 PM, आपको 11 बजे घर पे आ जाना है। तो ये रूल बेस हो गया। तो यहाँ पे बताया गया कि जो US गैप जो था वो रूल बेस्ड था, जबकि IFRS था वो प्रिंसिपल बेस्ड था। इट वुड बी द फेयर टू से दैट द कंटिन्यूम फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ द प्रिंसिपल्स, यानी दोनों के बेसिक प्रिंसिपल्स में थोड़ी अलग थी। GAP इज अ क्लोजर टू डिटेल्स, वो डिटेल्स बताता था। बस US लीगल एनवायरनमेंट, दैट इज अमेरिकन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स हैज टू फेस मच ग्रेटर रिस्क इन द स्टेक होल्डर्स लॉसूट, यानी स्टेक होल्डर्स जिनके पास भी कंपनीज के शेयर्स वगैरह जो रहते थे उसमें रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता था, ग्रेटर रिस्क ऑफ द लॉसूट एंड द प्रोस्पेक्टिव नेचर्स ऑफ US स्टैंडर्ड्स मेक ईजियर। उससे क्या हुआ, US स्टैंडर्ड के हिसाब से वो ईजी हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं न्यू टॉपिक की, जो कि एमर्जेंस ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है। व्हाट इज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, पहले तो उसका मीनिंग समझिए कि ऑडिट क्या है। सो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो अकाउंटेंट से कंपनी के अंदर लिखी होती है, ओके, वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली उसको चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, है ना। एंड एनी एंटिटी, कोई भी कंपनी हो, वेदर द प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, यानी कि अगर वो फ़ायदे से काम कर रही है या कोई समाज सेवा भी कर रही है, ओके, प्रॉफिट मोटिव उनका नहीं है, उद्देश्य उनका नहीं है पैसा पैसा, रिस्पेक्टिव द इच साइज, कोई भी साइज़ का हो, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, लीगल फॉर्म उसका कोई भी हो, लीगल फॉर्म यानी कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, पार्टनरशिप हो, सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय एक्सप्रेस ओपिनियन देयरऑन, यानी कोई भी एक बंदा है वो क्या करेगा, वो उसको एग्जामिन करेगा और एग्जामिन करने के बाद उसका ओपिनियन देगा, यानी उसका अभिप्राय दिया जाएगा कि ये अकाउंट सही से बना है नहीं बना है, वो नहीं अपना रिपोर्ट बनाएगा। इसे कहते हैं ऑडिटिंग। अच्छा, क्रेडिबिलिटी एंड रोल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटिंग के क्या रोल है इसमें, तो सेपरेशन ऑफ द ओनर्स एंड मैनेजर्स, कंपनी के मालिक अलग होते हैं, उसका मैनेजमेंट अलग अलग लोग करते हैं। एंड द क्रिएट द पोटेंशियलिटी प्रॉब्लम्स इज द गेटिंग द ट्रस्टफुल इंफॉर्मेशन। कंपनी चलाता है मैनेजर्स, पैसा लगा है ओनर्स का, जो मैनेजर्स जो भी चीज़ बना के देगा ओनर्स को, जो अकाउंट्स बना के देगा, तो ओनर्स किसके हिसाब से उसके ऊपर विश्वास करेंगे, तो क्या करेंगे ओनर्स, क्या करेंगे, उसका ऑडिट करवा देंगे। अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी कैसे काम कर रही है,
corporate managers have to be the best across the informations about the company. वही company की information देगा, but they may also be have then intensive to make the company's performance look better than it is. यानी जो अभी भी काम कर रही है उससे भी ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगी, ऐसा ओनर्स को लगता है. तो ऐसे केसेस में वो क्या करेंगे, ऑडिट करवाएंगे. परहैप्स यह हो सकता है द डूइंग सो विल मेक देन ईजियर टू रेज द मनी टू ओपन अ न्यू स्टोर्स. यानी अगर बन भी सकता है कि अगर नए स्टोर्स ओपन करने के हिसाब से कंपनी पैसा भी ज़्यादा कमा सके. सो और द परहैप्स इट विल बी लीड टू बी इंक्रीज द मैनेजर कॉम्पनसेशन. सो ये सारी चीज़ों की वजह से मैनेजर्स एंड ऑफ्टन बिलीव दैट, मैनेजर को ऐसा लगता था कि कंपनीज कंडीशन आर बेटर देन दे आर, अभी जो है उससे काफ़ी अच्छी हो सकती है, बिकॉज मैनेजर्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द गुड डिसीजंस दे हैव मेड देयर प्लान्स दैट इम्प्लीमेंटिंग. ये जो प्लान बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं. सो प्रॉब्लम ऑफ द शेयर होल्डर फेस दैट देयर मस्ट बी द रिले ऑन द मैनेजमेंट. उसको मैनेजर के ऊपर रिले करना पड़ता था, विश्वास करना पड़ता था, एंड टेल टू बी ट्रूथ, उनको ट्रूथ बताना पड़ता था, बिकॉज द शेयर होल्डर कैन नॉट पर्सनली सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन द फॉर्म में क्या चल रहा है उनको पता नहीं चलता. सीधी बात है, अगर आप कोई बंदे को दोगे कि आप मैं तुझे तू मुझे 100 रुपये दे दे, मैं तुझे 100 का 1000 करके देता हूँ. अब जब वो बंदा 100 का 1000 करके देगा, है ना, तब भी उसको विश्वास नहीं होगा कि ये 1000 नहीं, उसने 100 रुपये से 2000 कमाए होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ 1000 दे रहा है. बाकी के 1000 रुपये उसने अपनी जेब में रख दिए मेरे 100 रुपये से कमा के. ये ट्रस्ट की बात होती है. तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी को, मैनेजर को ऐसा लगता है, ओनर को ऐसा लगता है कि भी मैनेजर सही से कंपनी नहीं चला रहा. ओके. और ओनर को भी ऐसा लगता है कि हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, शायद हमारा पैसा कुछ ज़्यादा कमा सकता था, ये नहीं कमा के दे रहा. तो ऐसे केसेस के अंदर ऑडिटिंग की ज़रूरत बनती है. अच्छा, दूसरी बात है कि ऑन वन वे टू सॉल्व द क्रेडिटेबिलिटी प्रॉब्लम्स, यानी कंपनी के मार्केट में शाख कितनी है, क्रेडिट कितनी है. सो इंट्रोड्यूस एन ऑनरेबल एक्सपर्ट थर्ड पार्टी. तो उनको कोई बाहर से वाला बंदा लेकर पड़ेगा कि जो कंपनी के लिए अच्छा बोले, यानी कंपनी के लिए सब कहे कि भी नहीं, इससे ये कंपनी ने अच्छा किया है. जैसे कि आप अपने बारे में कुछ बोलोगे किसी के सामने कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे. लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन आके बोले आपके बारे में, तो लोग उसके ऊपर विश्वास कर लेंगे. ओके. तो ये होता है, ये थर्ड पर्सन जिसे कहते हैं एक्सपर्ट्स ओपिनियन. ओके. जो हमारा काम करेगा ऑडिटर, इसे हम कहेंगे ऑडिटर. ऑडिट, सॉरी, यहाँ पे ये होता है ऑडिटर, AUDIT, ऑडिट या ऑडिटर, जो कि ऑडिट का काम करता है. ये ऑडिट के काम करने वाले को ऑडिटर कहते हैं, जो कि नॉर्मली हमारे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं CA, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट. यही बंदा ऑडिट का काम करता है. अच्छा, ये थर्ड पार्टी इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, जो रजिस्टर्ड पब्लिक अकाउंटिंग फॉर्म्स होती है उनकी, यानी उनका ICAI के तहत, अगर इंडिया के बारे में बात करें तो ICAI एक रजिस्टर्ड फॉर्म है, वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन किया होता है. ओके. दैट इज कॉल्ड इज ऑडिटर, उसको ऑडिटर कहेंगे. ये ऑडिटर क्या करेगा, एग्जामिन द इंफॉर्मेशन दैट मैनेजर्स यूज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैनेजरों ने जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दी है उसको चेक करेगा, एंड प्रोवाइड द एश्योरेंस दैट द क्रेडिबिलिटी दोज द स्टेटमेंट. और वो उसको क्या बनाएगा, उसको बताएगा कि नहीं ये सही है. ओके. तो लोग उसके ऊपर विश्वास कर लेंगे. तो ये चीज़ है यहाँ पे. So accounting standards, because they are the examine only to the auditor's assurance that the financial statement fairly presented by the company's economic circumstances. कंपनी की आर्थिक परिस्थिति अच्छी है और सही से बनाए गए हैं. शेयर होल्डर्स और पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स कैन फील मोर कंफर्टेबल अबाउट द यूजिंग इन्फॉर्मेशन. ये इन्फॉर्मेशन लेके उसको ज़्यादा विश्वास होगा. अच्छा, अब बात करते हैं ये ऑडिटर भी जो काम करेगी उसका क्वालिटी कंट्रोल क्या होगा, वो किस तरह से काम करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ बताया गया कि सिंपल टर्म में बात करें तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिप्रेजेंट द कॉन्फिडेंस इन द बेस्ट प्रैक्टिस इन द फील्ड इन अकाउंटिंग. ऑडिटिंग के अंदर ये सबसे
ज़्यादा है, प्रेस्टिजियस काम है, द रिप्रेजेंट द कॉन्फिडेंस, उसके ऊपर कॉन्फिडेक्शंस ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, वो अच्छा ही काम करेंगे। सो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं टू परफॉर्मेंस द बेंचमार्क फॉर द ऑडिटर्स, यदि ऑडिटर का जो बाजार में नाम है, जो उसकी प्रतिष्ठा है, उसको हानि ना पहुंचे और हर एक बंदा एक जैसा काम करे, उसके लिए उन्होंने स्टैंडर्ड्स बना दिए। सो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कटिंग गाइडेंस फॉर द प्रोफेशनल्स, यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो काम किस तरह से करें, तो उनके लिए एक गाइडलाइन बनाई गई, हाउ दे शुड बी कैरी आउट देयर प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स, उनको अपना काम कैसे करना है वो इसके अंदर लिखा है। एंड एग्जामिन टू द बेसिस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर्स, यानी जो भी प्रोसीजर बताएगा वो प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से उनको उसका जजमेंट भी देना पड़ेगा और बिहेवियर। अच्छा, क्या किस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पे बताया गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पहले होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ये होता है ऑडिट ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कंपनी की जो इनिशियल इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए होते हैं। उसके बाद रिवाइज एंगेजमेंट, दैट इज SREs, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर रिवाइज एंगेजमेंट, ये रिव्यू होता है हिस्टोरिकल फाइनेंस, उसको रिव्यू किया जाता है, पहले उसको ऑडिट किया जाता था ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसके बाद इसको रिव्यू किया जाता है इसके अंदर। फिर होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स फॉर एश्योरेंस, यहाँ पे क्या होता है, दैट इज दैट अप्लाइड फॉर द एश्योरेंस एंगेजमेंट डिटेल्स विद द सब्जेक्ट मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल डेटा, यानी कि कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा है ना, उसके सिवा बाकी सारी चीज़ें भी सही है कि नहीं वो देखी जाती है। और उसके बाद सर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे देखा जाता है कि जो आपकी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है वो तो सही है कि नहीं, अदर देन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे चेक की जाएगी। यहाँ पे अदर देन रिलेटेड सर्विसेज इंफॉर्मेशन एंड अदर रिलेटेड सर्विस सच एज द कॉम्प्लिकेशंस एंगेजमेंट, यानी यहाँ पे बताया जाता है कि और सारे जो रूल्स होते हैं, यानी कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो देखे ही गए, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी देखे जाते हैं, तो वो सारी रिलेटेड सर्विसेज के अंदर भी आता है। अच्छा, जो यहाँ बताया कि तो रिवाइज प्रीफेस एंड देयरफॉर द डज एनी विद द नोमेनक्लेचर ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो यहाँ पे प्रीफेस, यानी प्रीफेस यह होता है कि कोई भी स्टैंडर्ड्स होता है, स्टैंडर्ड के बारे में ओवरव्यू यहाँ पे प्रीफेस में दिया रहता है। ओके, और उसके हिसाब से उसको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज AAS के नाम से जाना जाता है, AAS, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। So it's also contain the provisions है of standards and to know as a quality control SQCs बताया जाता है, और all other services covered by engage, इनके अंदर जो standards बता रखे हैं आपको कि SQC 1 to 99 तक है, ओके, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 100 से 990 तक है, SRE 2000 से 2699 है, SE 3699 है, और SRS 4000 से 4699 है। ये सारे के सारे नहीं हैं, यहाँ से सपोज 3000 से लेके हम कह सकते हैं अभी 3000, सपोज एक एज्यूम कर लेते हैं कि 3040 तक ही पहुँचे हैं, तो बाकी के जो है 3640 समझ लीजिए, तो बाकी के अभी 30-40 बचे हुए हैं तो फ्यूचर के लिए हैं, तो वो 30-40 जो हमारे पास यहाँ पे है वो ऐसा SEE के अंदर खाली रखे जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी 700 तक का कुछ नहीं है क्या, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, बाकी की जगह इसके लिए खाली रखेंगे अगर जो नहीं बने। ओके, तो ये नंबर्स इसके हिसाब से बताए गए हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से एसेस के अंदर इंट्रोडक्टरी मैटर्स के अंदर 1 से 199 है। ओके, जनरल की बात करें तो ये पहले बात आती है हमारे पास, जो कि एसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे हमारे पास 100 से लेके 999 तक है, तो वो 100 से 999 का क्लासिफिकेशन दिया गया है कि 199 तक तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी मैथड है, फिर जनरल प्रिंसिपल्स लगाए गए हैं, फिर रिस्क असेसमेंट, उसके अंदर कितना जोखिम है वो दिखाया जाता है, एविडेंस किस तरह से क्रिएट किए जाएंगे उसके लिए 100 स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, वर्क ऑफ अदर्स, दूसरों का काम कैसे देखेंगे उसके लिए भी 100 रूल बनाए गए हैं। तो ये इस तरह से अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग पार्टीशन बनाए गए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हम अभी नहीं ले रहे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, USA में क्या है, UK में क्या है और इंडिया में क्या है। ओके, टिल देन गुड बाय।